हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के मॉडल सेट के बारे में, जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली दिया गया है, ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो आइए इसके जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। और आप लोगों को करना ये है कि जितना भी क्वेश्चन अभी हम बताएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए याद करते हुए चलना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि प्रत्येक साल मॉडल सेट से जो आपका फाइनल एग्जाम जो होता है उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है, मतलब उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए याद करते हुए चलना है, और हम भी यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सबका आंसर आपको बताएंगे। और आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए टाइम जो आपका फाइनल एग्जाम में रहेगा वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा 70 रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही आंसर देना है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 70 में से आपको केवल 35 का ही देना है। तो अगर आप 35 में से 35 अगर आप सही नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप कितना मतलब कितना खराब है आप। अगर 70 में से 35 तो आप सभी स्टूडेंट कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को कोशिश यही करना है कि 35 में से जो है सो 35 हमें आए हैं, 34 हमारा मार्क्स नहीं आए। जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे से यहाँ पे करना है। आइए आप देखते हैं नीचे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि खंड ए एवं खंड बी रहता है, जिसमें खंड ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खंड बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो ये सारा चीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो आइए हम यहाँ पे टाइम बिना गंवाए हुए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए है, दोनों मीडियम में दिया हुआ है, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट है इसे आप देख सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप लोगों को मालूम होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जैसे ये शीशा हो गया, ये सब एमॉर्फस सॉलिड में आता है। अब यहाँ से पूछा है, चार ऑप्शन है आपका P10, P4, O10, P4 और यहाँ पे ग्रेफाइट प्लास्टिक। तो ग्रेफाइट तो यहाँ पे है ही नहीं। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है कि ये एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, और जिसको हम सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर इसमें है कि पिंड केंद्रित धनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। पिंड केंद्रित मतलब हो गया कि बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है उसमें कितना परमाणुओं की संख्या होती है ये आपसे पूछा है। तो बॉडी सेंटर्ड में टोटल 2 होती है, तो यहाँ पे सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर इसमें है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या। देखिए एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसमें आप जरूर कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेगा कि ब्रेवेस जालकों की संख्या सीधा आप लोग मार दीजिएगा 14। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछा, घनाकार क्रिस्टल, मतलब ये होगा कि क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेवेस जो लेटिस होती है उसकी कितनी संख्या होगी, ये यहाँ पे पूछा है। तो क्यूबिक यहाँ पे क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेवेस लेटिस की जो संख्या होती है वो यहाँ पे 3 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी 3 हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे आंसर देख सके, उसका यहाँ पे याद कर सके उसको। और इसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि इसी भी प्रकार के मतलब जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिर फिजिक्स, मैथ, सभी तरह के आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जब कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको शेयर एवं लाइक कर देना है वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व की कमी होती है। अब देखिए व्हिच डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल में आप लोगों को मालूम होगा कि घनत्व में कमी कब होती है। तो घनत्व में तो ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है तो उसमें वो तो होता ही नहीं है। शॉर्ट की डिफेक्ट, ये शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, और फ्रैंकल, तो फ्रैंकल जो डिफेक्ट होता है उसमें तो होता ही नहीं है, उसमें तो एटम। लेकिन जब यहाँ पे उससे आयन निकलेगा, या तो फिर वो पॉजिटिव आयन हो या तो फिर निगेटिव आयन, दैट मीन्स केटायन या तो फिर एनायन जो रहता है, वो क्रिस्टल जालक में जब प्रवेश करता है
तब जो घनत्व में वृद्धि हो जाती है और जब उससे निकलता है तब वो क्रिस्टल जो जालक होती है उसका जो यहाँ पे घनत्व होता है उसमें कमी हो जाती है। तो ये जो आयन है केटायन और एनायन एक किस में तो शॉर्टकी डिफेक्ट में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगी इसकी शॉर्टकी डिफेक्ट। अब आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे दो, एक होती है मोललता और दूसरा है यहाँ पे मोलरता, यानी मोलारिटी और मोलालिटी होता है। तो यहाँ पे मोलारिटी का पूछा है तो मोलारिटी का मोल पर लीटर होता है, मोलारिटी का मोल पर लीटर। और यहीं पे अगर मोलालिटी पूछता है लीटी तो उसका हो जाता है यहाँ पे ये किलोग्राम, ये यहाँ पे मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम किसका तो मोलालिटी का, यहाँ पे मोलारिटी पूछा है तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें है कि यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है, घोल का यानी घोल को कहा जाएगा या घोल का कहा जाता है 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर और यहाँ पे 0.5 मोलर। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल है कि देखिए यहाँ पे 18 ग्राम ग्लूकोज है और 1000 सॉल्वेंट है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ये 1000 फार्मूला में, और यहाँ पे ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो इसका जो होता है 180 होता है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1000 सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ पे 1000 ये कैंसिल और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 देखिए किस ऑप्शन में है और ये मोलल होगा या तो फिर मोलर होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे मोलल हो जाएगा, तो 0.1 मोलर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0.1 मोलर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। यहाँ पे कि दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यहाँ पे सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स हमारा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विलय के कणों की संख्या पे क्या करता है यहाँ पे तो तनु घोल का अनुसंख्य निर्भर करता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ रिलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ये आप लोग इसका जो होता है वो पाई इजकल टू यहाँ पे होता है CRT, पाई इजकल टू CRT होता है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ से हम ये सी यहाँ पे ला दिए तो क्या हो जाएगा पाई बाय सी इज इक्वल टू हो जाएगा RT। अब देखिए पाई बाय सी इज इक्वल टू RT किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी सही आंसर, पाई बाय सी इज इक्वल टू RT हो जाएगी। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, इसमें है विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करता हो, जिसमें द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और 1 मोल ऑफ कॉपर को ये जो कितना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या होगा कि लगेगा, जो यहाँ पे 1 मोल का जो कॉपर है वो इसमें डिस्प्यूट हो जाएगा, यानी इसमें क्या करेगा यहाँ पे तो इसको डिपॉजिट करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारा जो रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रिसिटी वो हमारा हो जाएगा 2 फेराड हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, 9 का आंसर ऑप्शन सी 2 फेराडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर, इसमें है कि फेराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि फेराडे जो है सो विद्युत के 2 नियम दिए थे, पहला और दूसरा नियम दिए थे, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पे क्या पूछा कि प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए, तो प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए वो दिए थे M = ZCT, M = ZCT दिए थे, तो ये हमारा हो गया M = ZCT। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर, इसमें है किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता घटती है, मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है, मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाता है। Which of the following changes takes place when the concentration of a solution is decreased?
जब किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है डिक्रीज करता है, तब उसका जो यानी मोलर कंडक्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या तो फिर चेंज नहीं होता, या तो फिर वो अत्यधिक चेंज होता है, टू मच चेंजेज। तो ये जो कि यहाँ पे है कि वहाँ पे सॉल्यूशन का यहाँ पे पूछा ना कंसंट्रेशन, तो जब उसकी जो सांद्रता की बात हो रही है यहाँ पे, तब उसका जो यहाँ पे हो जाएगा वो कंडक्टेंस वो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन एकाएक बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, धीरे धीरे करेगा, तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, इसमें निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे जानते ही होंगे कि जो प्राइमरी सेल होती है वो लेकलेंचे सेल हो जाती है, गैल्वेनिक सेल भी गैल्वेनिक सेल को भी हम प्राइमरी सेल ही कहते हैं, फिर मरकरी यानी मर्क्यूरी सेल को भी प्राइमरी सेल। बाकी बचा ऑप्शन डी, लीड एक्यूमुलेटर को हम यहाँ पे सेकेंडरी सेल कहते हैं, लीड संचयक को सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो ये हमारा प्रथम यानी प्राथमिक सेल नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, यानी लेड संचायक, लेड एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। अब मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो किस फैक्टर के कारण रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि कैटलिस्ट का आप लोग नाम सुने होंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को दर को बढ़ा देता है, घटा देता है, इस तरह से। तो वो जो फैक्टर होता है यहाँ पे ताप पे निर्भर करता है, दाब पे, सांद्रण पे, या इनमें से सभी। तो ताप पे तो निर्भर करता ही, ये आप लोग जानते हैं, दाब पे भी, प्रेशर पे भी, और सांद्रण यानी कंसंट्रेशन तो उसका होगा ही। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अब ये नेक्स्ट यहाँ पे है 14 नंबर, इसमें है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। देखिए इकाई से आप लोगों के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है। शून्य कोटि फिर हो जाता है, यहाँ पे शून्य कोटि का हो गया, फिर इसके बाद और भी कोटि का होता है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे पूछा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो ये जो होता है सो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा होता है मोल पर, ये हमारा लीटर, और ये पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगी, 14 का मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो इसके 50% पूरी होने में समय लगेगा। अब देखिए कि आपको जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रही है, वो भी क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसको पूरा होने में यहाँ पे 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है। तो अब बताइए कि जब वो 50% पूरा हुआ होगा तब उसको कितना टाइम लगा होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो जब उसको 50% लगा होगा, तो मान लीजिए इसको अगर आप निकालिएगा तो ये 16 मिनट हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 50 है और ये हमारा यहाँ पे हो गया ये 50, तो ये हमारा यहाँ पे 75 हो गया। अब 75% पूरी हो जाती है कितना, 32 में। अब हमको 50, तो इसमें से ये 50 अगर, तो ये 25 हमारा हो जाएगा। अब देखिए 25 हमारा हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो सिंपल सा आपको आएगा 16 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ से 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर, इसमें है कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, वेग यहाँ पे ये, तो अभिक्रिया की कोटि। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ऑर्डर को हम यदि जोड़ दें तो यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो 2 + 1 मतलब ये हमारा हो गया 3। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, ऑर्डर जो इसका हो गया यहाँ पे वो हो गया 3। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, इसमें है भौतिक अधिशोषण के लिए अवशोषण की ऊष्मा होती है। भौतिक अधिशोषण दैट मीन्स एड्जॉर्प्शन जो होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, उसमें कितना हीट की आवश्यकता होती है। तो इसमें हीट की आवश्यकता होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल में यहाँ पे 20 से 40 किलो जूल की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह कहलाता है। द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज। जब यहाँ पे वाटर जो है, पानी जो है, उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है, तो उस पदार्थ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ को यहाँ पे हम कहते हैं
ये पृष्ठ सक्रिय कारक है, सर्फेक्टेंस कहते हैं, पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडीय विलयन का निर्माण नहीं करता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जल में कोलाइडीय विलयन का निर्माण कौन सा नहीं करता है। तो ये जो स्टार्च होता है ये जल में कोलाइडीय विलयन का निर्माण नहीं करता, तो सिंपल इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, स्टार्च हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है, यानी इमल्सीफायर। इमल्सीफायर आप लोग इसका देखते ही आंसर बता दिए, क्या हो जाएगा इमल्सीफायर यानी पाइसीकरण, तो ऑयल हो जाएगा, तेल हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ऑयल हो जाएगी। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि काइलेमन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो केलेमन जो होता है ये जिंक का अयस्क होता है, ZnCO3। ZnCO3 जो होता है वो केलेमन और वो जिंक का अयस्क होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, जिंक हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। Which of the following metals is purified by Mond's process? तो निकेल, जार्कोनियम, तांबा, जिंक। तो मोड्स प्रोसेस सिंपल सा इसका आंसर आप लोगों को याद ही होगा, निकेल जो है, निकेल जो धातु उसका जो शुद्धिकरण के लिए हम मोंड प्रक्रम का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, निकल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ही दिया है कि थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है। Which of the following is reducing reagent in थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में हम रिड्यूसिंग रिएजेंट का जो उपयोग करते हैं वो हमारा यहाँ पे हो जाता है एल्युमिनियम हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरम्यान निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में उपयुक्त होता है। Which of the following is obtained as slag during the extraction of iron। तो जब आयरन का हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे आ जाता है, वो आपको यहाँ पे धातुमल के रूप में कौन कौन सा आता है, तो वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो धातुमल के रूप में आ जाता है CaSiO3, डेट मीन्स इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, CaSiO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में दिया है, सबसे कम क्वथनांक वाले गैस। द गैस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कौन सी गैस है, तो वो हीलियम होती है। हीलियम का सबसे कम यहाँ पे BP होता है, डेट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध यहाँ पे देखिए NH3 ये भी हाइड्रोजन बंध, H2O ये भी हाइड्रोजन बंध, HF ये भी हाइड्रोजन बंध, HCl जो होता है ये हाइड्रोजन H बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, HCl हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, इसमें है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है वो क्या है, संभारिक, समावयवी, अपरूप या तो फिर समस्थानिक, आइसोबेरिक, आइसोमर्स, एलोट्रोप्स या तो फिर आइसोटॉप्स। तो ये जो ऑक्सीजन एवं ओजोन जो होता है वो एलोट्रोप्स होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, अपरूप हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। द्विभाषमिक कहने का मतलब ये होगा कि डाइवेसिक एसिड। डाइवेसिक एसिड जो होता है वो H3PO3 होता है। H3PO3 जो होता है वो डाइवेसिक एसिड होता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, H3PO3। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 29 नंबर, इसमें है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो इसका आंसर तो बिल्कुल ही आसान है, आप लोग बताइए संक्रमण तत्व कौन से वर्ग को कहते हैं, कौन से आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, एफ है, पी है, तो किस वर्ग को हम यहाँ पे कहते हैं। तो हम डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण तत्व, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसको हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, तो मान लीजिए कि जो जैसे एस ब्लॉक में गया तो उसको हम एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, पी ब्लॉक में उसका जो गया तो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, और लास्ट जो एलिमेंट होता है वो डी ब्लॉक में गया तो उसको डी ब्लॉक, फिर इसी तरह से एफ ब्लॉक में गया तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पे संक्रमण पूछा है तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो डी ब्लॉक का होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, डी ब्लॉक। और आपसे एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक का जो ये जो उसका जो ये शेप होता है वो किस तरह का शेप होता है। तो एस ब्लॉक का स्फेरिकल होता है, पी ब्लॉक का होता है डम्बल, और यहाँ पे डी ब्लॉक का होता है डबल डम्बल होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी इसको भी याद रखें। एस ब्लॉक का हो गया स्फेरिकल, पी ब्लॉक का हो गया डम्बल, और यहाँ पे डी ब्लॉक का हो गया डबल डम्बल हो गया।
तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? तो सोडियम और यहाँ पे कैल्शियम, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो डी ब्लॉक में तो कोई भी यहाँ पे जाता ही नहीं है, और इसका जो लास्ट Mg और Mg12 और एल्युमिनियम ये भी नहीं है यहाँ पे संक्रमण तो SF भी नहीं है। तो Cu और Fe जो होता है ये यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, Cu और Fe। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सिंपल सा आप लोगों को इतना तो मालूम होगा कि यदि क्रोमियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो किस तरह से लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ पे और 3p6 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, तो 10 और यहाँ पे 18, तो 3p के बाद यहाँ पे क्या आता है, तो 4s आता है। तो ये हो गया यहाँ पे 10 और ये 10 20 हो गया। अब 4 बचा, तो ये हम इस तरह से 3d4 लिख देते हैं। देखिए सिंपल सा इस तरह से आप लोग लिखिएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा लिखे तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसका जो ये स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से किया जाता है कि इसका जो एक एलिमेंट है यानी 2 है तो ये 1 हो जाता है, और डी में 5 एलिमेंट आ जाता है, ताकि ये जो यहाँ पे D10 होता है तो इसका जो हाफ सेल होता है वो फुल हो जाता है, जिसके वजह से इसमें जो स्टेबिलिटी आ जाती है। तो आप लोग जानते होंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसलिए ये D5 और 4s1 हो जाता है, और D5 4s1 डेट मीन्स यहाँ पे, और यहाँ पे आर्गन, तो आर्गन का यहाँ पे क्या होता है, तो 18 होता है, AR 18 और D5 4s1, तो ये हमारा टोटल हो गया 24। तो क्रोमियम यानी जेड जो क्रोमियम होता है उसका 24 होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, तो आर्गन का 18 और D5 4s1, तो ये 6, तो टोटल 24 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग जाने कि डी जो ब्लॉक होता है उसमें 4 नहीं रह के 5 क्यों रहता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो D5 में ज़्यादा और वो D4 रहता है उस समय कम होती है, तो उसके स्टेबिलिटी के लिए वो जो एक एलिमेंट है वो यहाँ पे डी ब्लॉक में आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन आर ग्रेजुअली फिल्ड इन f ऑर्बिटल? देखिए f ऑर्बिटल जो स्टार्ट होती है वो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट से स्टार्ट होती है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे ये 4f और ये यहाँ पे 5f होती है, 4f और 5f होती है। तो 4f को हम यहाँ पे लेंथेनॉइड कहते हैं, और 5f जिसमें जैसे 4f में गई, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो यहाँ पे ऑर्बिटल है वो f ऑर्बिटल में जाएगी, 4f में जाएगी, तो वो हमारा हो जाएगा लेंथेनाइड हो जाएगा। और जब 5 यानी f5 में जाएगी या 5f में जाएगी तो वो हमारा हो जाएगा एक्टिनाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर लेंथेनॉइड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, इसमें है कि FeCN6 में F का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है यहाँ पे, ये Fe का आयरन का निकालना है। तो सिंपल सा है, हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन ये Fe का, Fe को x मान लिए, प्लस यहाँ पे Cn पे कितना पावर रहता है, तो -1 रहता है, -1 ये कितना है 6 है, इसको 6 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे क्या है बराबर में -3 हो गया, -3 ये हो जाएगा x -6, ये हमारा -3, ये उधर जाएगा +6 हो जाएगा, बचेगा हमारा +3। तो x बराबर +3 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा +3b। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 34 नंबर, इसमें भी है यहाँ पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन CuNH3 का होल 4 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो यहाँ पे 34 इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो DsP2 हो जाता है। 34 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, DsP2 हो जाएगी। अब देखिए 34 का तो हो गया, आप यहाँ पे 33 में ये जो कंपाउंड है इसका आप लोग बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा DsP3 हो जाएगा, DsP3। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में
कौन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? तो वो कोबाल्ट उपस्थित रहता है विटामिन B12 में। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। इसमें है निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं होती है? डेट मीन्स पूछा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में किसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता है? तो टेट्राहेड्रल यहाँ पे इसका तो ये जो NaCO4 जो होता है इसका तो टेट्राहेड्रल होता ही है। NaCl4 और 2 इसका भी होता है और D का भी होता है। ऑप्शन सी जो है इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। अब ये बिल्कुल अच्छा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एथिल ब्रोमाइड, सबसे पहले आपको एथिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको लिख लेना है। ये C2H5 हमारा Br हो गया एथिल ब्रोमाइड। अब इसका हम 2 ले लिए, फिर इसका हम 2Na के साथ रिएक्शन करा दिए। अब ये जो 2 ले लिए तो 2Br हो गया हमारा और 2Na हो गया, ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा। और ये जो यहाँ पे CH, ये C2 और H5 बचा, और ये 2 लिए थे ना, तो C2H5 और C2H5 दोनों में मिल जाएगा तो हमारा यहाँ पे बना देगा ब्यूटेन बना देगा। देखिए मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन यहाँ पे हो गए ना, 2 और फिर यहाँ पे 2 लिए थे, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 4 कार्बन हो जाएगा, तो ये हमारा बना देगा ब्यूटेन बना देगा। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ब्यूटेन हो जाएगी। अब देखते हैं 38 नंबर। इसमें दिया है निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? निश्चेतक मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी का हाथ पैर या कुछ टूट जाता है तो उस समय देखेंगे कि उसको क्या कर दिया जाता है, सुई दे दिया जाता है जिससे वहाँ पे दर्द नहीं होता है। या तो फिर किसी का हाथ पैर टूट गया तो उस समय उसको बेहोशी की दवा दी जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो निश्चेतक का मतलब यही हो गया कि वो अपने यहाँ पे अपने बस में नहीं रहता है, वो बेहोश हो जाता है। तो वो उस समय उसको क्या दिया जाता है, तो वो क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, क्लोरोफॉर्म से वो निश्चेतक के रूप में आ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर। इसमें निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? क्लोरल का अणुसूत्र इसमें से क्या है? 4 ऑप्शन में से बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरल? तो क्लोरल का जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है वो CH3ClCHO हो जाता है, Cl3CHO हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर देख लेते हैं। इसमें है कि CH3OH ये हमारा ग्रीनियर्ड जो रिएक्शन होता है, ग्रीनियर अभिकर्मक जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है, ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ गया। अब ग्रीनियर्ड अभिकर्मक जब CH3OH मतलब ये हमारा हो गया मिथाइल अल्कोहल हो गया, इसका रिएक्शन हम यहाँ पे ग्रीनियर्ड अभिकर्मक से कराते हैं तब कौन सा यौगिक बनता है? Which compound is formed when CH3OH react with CH3MgX से? तो जब ये इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो MgX, ये X जो है सो ये हमारा H से H को ये H के साथ यहाँ पे निकल जाएगा। तो हमारा जो फाइनली जो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट जो बन जाता है मीथेन बन जाता है। इसका जो प्रोडक्ट बन जाता है वो मीथेन बन जाता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में है कि सामान्य सूत्र जो एल्कोहल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है द जनरल फॉर्मूला व्हिच प्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल। एल्केनॉल मतलब जैसे ये सामान्य सूत्र जो होता है एल्कोहल का वो OH होता है। अब इस समूह का कौन प्रदर्शित करता है? तो जैसे कि मान लीजिए हम एल्केन ले लिए तो एल्केन का होता है यहाँ पे एल्केन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो CnH2n और यहाँ पे +2 हो जाता है, हमारा CnH2n +2 हो जाता है। अब इसमें से क्या इसका जो यहाँ पे CnH2n +2 हो गया और इसमें हम यहाँ पे O लगा दिए और ये H इसमें से हट जाता है, OH ग्रुप, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो इसमें O जुड़ जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ये हमारा बन जाता है एल्केनल ग्रुप। डेट मीन्स CnH2n +2 O हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। डेट मीन्स ये हमारा हो गया एल्केनल ग्रुप CnH2n और +2 और O हो गया। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी।
अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर इसमें है कि एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है। समावयवी डेट मीन्स आइसोमर। तो आइसोमर सबसे पहले क्या होता है ये आपको जानना है कि आइसोमर वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। आपको बताना है एथेनॉल का आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एथेनॉल जो होता है वो एथेनॉल यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये CH3OH ये हमारा हो गया मेथेनॉल हो गया। CH3 ये हमारा मेथेनॉल हो गया। यहाँ पे मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया CH3OH। डाई मिथाइल ईथर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डाईमिथाइल एसीटोन। एसीटोन हम देख रहे थे तो एसीटोन का होता है CH3COCH3 ये हमारा हो गया एसीटोन। डाई इथाइल यहाँ पे ईथर है ना, तो डाई इथाइल ईथर का होता है C2H5 और O और फिर C2H5 ये हमारा डाई इथाइल ईथर। तो ये हमारा बचा डाईमिथाइल ईथर। तो फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगी वो डाईमिथाइल ईथर हो जाएगी। एथेनॉल का समावयवी आइसोमर डाईमिथाइल ईथर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर इसमें है कि ल्यूकस अभिकर्मक कौन है। ल्यूकस रिएजेंट जो होता है वो यहाँ पे क्या है, चारों ऑप्शन में से बताइए। तो ल्यूकस रिएजेंट की बात करें तो ल्यूकस रिएजेंट वैसा रिएजेंट होता है जब यहाँ पे हम एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ उसका हम रिएक्शन कराते हैं तब वो हमारा ल्यूकस रिएजेंट बन जाता है, ल्यूकस अभिकर्मक बन जाता है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी ZnCl2 एवं सांद्र HCl। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है उसमें कितना प्रतिशत एल्कोहल रहता है एल्कोहल। तो 75% या तो फिर 95.5% या तो फिर 56% या 100% एल्कोहल रहता है। तो रेक्टिफाइड में 95.5% एल्कोहल रहता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी ये जो CnH2n+2 ये हमारा हो गया एल्केनल का हो गया। CnH2n वो हमारा हो गया यहाँ पे CnH2nO जो होता है ये हमारा हो जाता है एल्डिहाइड एवं कीटोन का हो जाता है। तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी CnH2nO ये हमारा एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का क्या होता है सामान्य सूत्र हो जाता है। अब यहाँ पे 46 नंबर में आइसोप्रिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। एसीटोन, ईथर, एसिटल्डिहाइड या तो फिर एथिलीन। जब यहाँ पे क्या है आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है और रिडक्शन मतलब क्या होता है, आइए ये हम आपको बता देते हैं कि जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। वहीं पे रिडक्शन जो होता है रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन उसमें अटैच होता है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन होती है। अब बात आती है कि यहाँ पे आइसोप्रोपिल एल्कोहल को ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कराते हैं तब कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, तो वो हमारा प्राप्त हो जाता है एसीटोन। एसीटोन डेट में से इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3 हो जाता है। तो ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे मिल जाता है एसीटोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल या तो फिर एथेनॉल। तो जब कैल्शियम एसीटेट और यहाँ पे है कैल्शियम फॉर्मेट ये दोनों को जब हम गर्म करते हैं तब हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है एथेनॉल बन जाता है। ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा एथेनॉल बन जाएगा। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है कि C6 और H5MgBr दिया हुआ है। निम्नलिखित में यहाँ पे क्रियाशीलता का सही क्रम पूछा है। तो इसका जो सही क्रम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 49 नंबर इसमें है निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता है। डेट मीन्स ये COOH जो ग्रुप होता है वो उपस्थित नहीं रहता है। तो मेथनोइक ये तो कार्बोजिलिक का है ही, इथेनोइक में भी बेंजोइक में भी ये सब में COOH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। बाकी ये बच्चा पिक्रिक अम्ल इसमें क्या रहता है तो कार्बोसिल समूह का यहाँ पे नहीं रहता है, कार्बोसिल समूह नहीं रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी।
49 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है। मोनो दैट मीन्स ये हमारा हो गया कि ये जो मोनो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCOOH हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है, दैट मीन्स आइसोमर पूछा है ना। तो यहाँ पे 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगी ईस्टर का हो जाएगा, दैट मीन्स ईस्टर हो जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ईस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो RCO और O फिर R हो जाता है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा RCOR हो जाएगा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए ईस्टर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से किया जाता है, डिस्टिंग्विश जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे NaHCO3 के द्वारा यहाँ पे उसके बीच यहाँ पे विभेद किया जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन फॉर्मिक अम्ल है और कौन फॉर्मल्डिहाइड है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है। Which of the following compounds is obtained when formic acid is heated with concentrated H2SO4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे H2SO4 ले लिए। अब इसका रिएक्शन हमें किससे, फॉर्मिक एसिड से, तो ये फॉर्मिक एसिड का COOH हो गया, इसका COOH। अब इसका रिएक्शन करा दिए तो इसमें हमारा कंपाउंड बन गया CO और साथ में यहाँ पे H2O रिलीज हो गया, H2O रिलीज हो गया। जब इसका हम यहाँ पे हीट दिए तब ये हमारा हीट हो गया, यहाँ पे ये हीट। तो यहाँ पे मेन कंपाउंड बना CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, इसमें है प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि NH3 हो गया, ये हमारा एमीन हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, एक कार्बन जुड़ गया, तो ये इसके साथ कितना कार्बन जुड़ा, ये जो कंपाउंड है इसके साथ एक कार्बन, डेट मीन्स ये हमारा प्राइमरी हो गया। अब प्राइमरी हो गया मतलब क्या होगा कि इसके पास कितना होगा, NH3 था तो एक इसमें से हटा तो NH2 और यहाँ पे एक खाली होगा जहाँ पे कार्बन जुड़ सके, तो NH2 ये हो जाएगा, ये ग्रुप हमारा प्राइमरी एमीन का। यहीं पे अगर सेकेंडरी का पूछता तो वो हमारा हो जाता है NH हो जाता। अब टर्शियरी का पूछता तो टर्शियरी का हमारा हो जाएगा केवल N हो जाएगा, इस तरह से इधर कार्बन इधर इधर, तो प्राइमरी का हो जाएगा NH2 हो जाएगा। तो 50 यहाँ पे 3 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। एथिल एमीन पूछा है और इसका हम रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। तो जब इसका नाइट्रस एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें दे देगा C2H5OH दे देगा, C2H5OH दैट मीन्स इथेनॉल दे देगा। मेथ हो गया, ईथ हो गया, दैट मीन्स ये इथेनॉल दे देगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 55 नंबर, एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर बनता है। एसीटामाइड ऑन रिएक्शन विथ Br2 एंड NaOH गिव्स। तो एसीटामाइड ये इसका रिएक्शन हम करा दिए Br2 एवं NaOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमें जो दे देता है वो हमारा कंपाउंड होता है मिथाइल एमीन दे देता है, मिथिल एमीन दे देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलेशन इज पॉसिबल, प्राइमरी एमीन, सिर्फ सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, या तो फिर प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों। तो पूछा है कि एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन में यहाँ पे पूछा है, तो एल्काइलेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन तो एक रहना ही चाहिए, जिस वजह से तो टर्शियरी में हाइड्रोजन रहता नहीं है, तो टर्शियरी में नहीं रहता तो प्राइमरी और सेकेंडरी में रहता है, तो यही दोनों पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन में एल्काइलेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है
वो यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे बीपी का मरीज हो, ये मधुमेह का जो मरीज होता है वो उसमें क्या आता है कि ये जो आर्टिफिशियल जो ये जो शर्करा होता है, स्वीटनर्स होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो उसका जो प्रोटीन होता है या तो फिर कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये सब नहीं पाया जाता है, केवल वो मीठा ही रहता है, बस इतना ही है। तो वो हमारा सर्वाधिक मीठा पूछा है, स्वीटेस्ट शुगर। स्वीटेस्ट शुगर जो हमारा होता है वो हमारा फ्रुक्टोज होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, फ्रुक्टोज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन स्टीरॉयड से संबंधित है। अब स्टीरॉयड से संबंधित यहाँ पे पूछा है, तो स्टीरॉयड से जो संबंधित का यहाँ पे विटामिन पूछा है ना, तो स्टीरॉयड से जो संबंधित विटामिन होती है वो हो जाती है विटामिन डी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, विटामिन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। Which of the following is not normally produced by the body? बॉडी, तो बॉडी में तो आपको मालूम होगा कि एंजाइम्स तो रहता ही है हमारे शरीर में, प्रोटीन भी तो रहता ही है, हार्मोन तो जानते हैं कि हार्मोन्स के वजह से ही हमारे शरीर में चेंजेज आती है, ये सारा चीज़ है। बाकी बचा यहाँ पे विटामिन, तो आप लोगों को मालूम होगा कि विटामिन जो है हमारे शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, वो जो हम भोजन करते हैं, फल फूल खाते हैं, ये मांस, ये सारा चीज़, तो इससे हमें विटामिन प्राप्त होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगी, विटामिन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, इसमें दिया है कि डीएनए एवं आरएनए में समान भस्म पूछा है। ये काफ़ी बार अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि कौन डीएनए व आरएनए में कौन सा कंपाउंड जो यहाँ पे जो भस्म होता है, यानी कॉमन बेस होता है, ये प्रेजेंट नहीं रहता है और प्रेजेंट रहता है, दोनों पूछता है। तो डीएनए सबसे बात कर लेते हैं, इसमें प्रेजेंट कौन रहता है, तो एडिनिन, जिनोनिन और साइटोसिन जो होता है ये प्रेजेंट रहता है। एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये दोनों में प्रेजेंट रहता है, डीएनए और आरएनए में भी। और यहाँ पे जो थायमिन जो होता है, थायमिन जो ये प्रेजेंट हो जाता है केवल डीएनए में, और आरएनए में केवल यूरासिल प्रेजेंट हो जाता है, दैट मीन्स AGCO। यूरासिल किस में, तो आरएनए में प्रेजेंट रहता है, थायमिन डीएनए में प्रेजेंट रहता है, इतना याद कर लीजिए। और जब कॉमन पूछा है तो कॉमन हो जाएगा AGC, एडिनिन, ज्यूनानिन, साइटोसिन। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, इसमें पीबीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है। एकलक मतलब ये होगा कि उसका जो यहाँ पे मोनोमर हो जाएगा वो कौन सा, तो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका जो मोनोमर होता है वो विनाइल क्लोराइड हो जाता है, और विनाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो CH2 CH और Cl हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर। 62 नंबर में दिया है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को हम गंधकरण कहते हैं। यहाँ पे रबर है, रबर का जब हम यहाँ पे सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं तब उसको हम वल्केनाइजेशन कहते हैं, गंधकीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, गंधकीकरण। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। Which of the following is an additional polymer? एडिशनल पॉलीमर मतलब क्या कि एक पॉलीमर है फिर उसके साथ जुड़ता गया इस तरह से हो गया। तो ये जो होता है सो नाइलॉन 6, ये नहीं नाइलॉन 6 भी नहीं, डेक्रोन भी नहीं, ये होता है हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन। हाई डेंसिटी मतलब उच्च घनत्व वाला जो पॉलीथीन होता है ये हमारा होता है एडिशनल पॉलीमर हो जाता है। इसके अलावा और भी है, जैसे पॉलीस्टरीन है, फिर पॉलीक्राइलेट्स जो होता है, ये सारा भी क्या है, तो एडिशनल पॉलीमर ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। बी से हमारा हो गया ब्यूटाडाइन, एस से हमारा हो गया एस्टाइरिन। तो ब्यूटाडाइन एवं एस्टाइरिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर, इसमें कि निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, सैकरिन, एस्पार्टेम या तो फिर यहाँ पे दिया है कि सोडियम साइक्लोमेट या इनमें से सभी।
कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग के बारे में आपको हम बताए थे कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये सारा चीज़ प्रेजेंट नहीं रहता है, केवल ये मीठा का ही काम करता है, जिससे मधुमेह रोगी जो होता है उसमें उसका ये फायदा करता है। वैसे ये सभी इसको जो सभी यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं, सभी लोग खा सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे पूछा है कि कौन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग है, तो सबसे ज़्यादा अभी जो प्रेजेंट में उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा सैकरीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो तीनों है ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ही है। सभी जो है सो यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ही है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 66 नंबर में बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? बेलियम इज यूज्ड एज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो बेलियम का उपयोग हम ट्रैंक्विलाइजर के उपयोग में करते हैं, उपशामक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का जैसे ये थोड़ा सा दिमाग जो खराब हो जाता है, उसका जैसे मान लीजिए पागलपन जो आ जाता है, उस सब को ठीक करने के लिए हम ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैंक्विलाइजर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? अब एस्पिरिन के बारे में पूछा है ना, तो एस्पिरिन जो यहाँ पे उसका रासायनिक रूप पूछा है तो वो होता है सैलिसाइलिक एसिड होता है, सैलिसाइलिक एसिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा, यानी 67 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल हो जाएगा। अब यहाँ पे 68 नंबर में है, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक में तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे जो जीवाणु रहता है वायरस, उसको रोकने के लिए तो एंटीसेप्टिक के रूप में हम फिनोल का उपयोग करते हैं, फिनोल का। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फिनोल। अब यहाँ पे है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कि कौन समूह, ये जो यहाँ पे दिया है सी डबल बॉन्ड ओ समूह उपस्थित रहता है, ईथर में रहता है, एल्कोहल में रहता है, कीटोन में, या तो फिर एमीन में। तो एमीन में तो आपको बता दिए NH2 ये इस तरह का जो कंपाउंड होता है वो उपस्थित रहता है। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहता है, OH रहता है। ईथर में हमारा रहता है COR रहता है, या तो फिर ROR रहता है। अब यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड में अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि कीटोन और एल्डिहाइड में क्या रहता है, CO यहाँ पे कंपाउंड पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया कीटोन का हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। इसमें है कि 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एल्कोहल है? अब देखिए यहाँ पे टर्शियरी एल्कोहल, उससे पहले आपको बता देते हैं प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी। अब जैसे अल्कोहल का OH ग्रुप होता है, अब OH से कौन सा यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, अगर इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हो तो वो प्राइमरी, इसके साथ अगर 2 कार्बन जुड़ा हो तो वो सेकेंडरी, इसके साथ अगर 3 कार्बन जुड़ा हो तो वो टर्शियरी हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ, इसी कार्बन के साथ तीनों कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तभी वो टर्शियरी होगा। अगर यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, 1 2, तो ये सेकेंडरी होगा। अगर मान लीजिए ये कार्बन है, फिर ये कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, फिर भी ये क्या होगा, हमारा टर्शियरी एल्कोहल ही होगा। और अगर इसको हम मान लीजिए इस कार्बन से हम काउंट नहीं करते हैं, काउंट किससे करते हैं, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है उस कार्बन से हम उसको काउंट करते हैं। तो अब आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इतना तो आपको बता दिया। अब इसी में से 4 ऑप्शन में से देखिए और इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए OH है, मतलब ये हमारा हो गया, OH हो गया, इसके साथ एक कार्बन CH2 जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ मान लीजिए ये CH3 है, तो ये एक कार्बन है, ये प्राइमरी हो गया। अब इसमें देखिए OH किस पे जुड़ा हुआ, इस पे जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री, डेट मीन सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अब इसमें देखिए इस कंपाउंड में एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे, ये तो हमारा प्राइमरी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसके साथ एक और इसके साथ एक जुड़ा हुआ है। बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए आप, ये वाला कार्बन को काउंट करना है क्योंकि इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक CH3, एक CH3, एक CH3, तीनों के मतलब ये जो कार्बन है इसको तीनों जो बॉन्ड फिल कर रहा है वो कार्बन ही फिल कर रहा है। डेट मीन्स ये हमारा हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा, 3rd डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगी वो ऑप्शन बी हो जाएगी, इसका राइट आंसर
टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन का यहाँ पे हम अच्छे से आपको आंसर बता दिए हैं। आप लोगों को करना ये है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आप लोग यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं, उसको लाइक नहीं करते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख सकें। बाकी यहाँ पे आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी वीडियो अगर आती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।